मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शो जिसमें मैं आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाती हूं। लेकिन आप जानते हैं ना, मंगलायतन विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स की स्किल्स को पॉलिश करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहता है। आज मंगलायतन विश्वविद्यालय में एक ऐसा ही कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका नाम है NEP बूथ और जिसका विषय है एक्सप्लोर द विजन ऑफ एजुकेशन 4.0, जिसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है NEP सारथीज के द्वारा। आज हमारे साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े 7 से 9 छात्रा हैं और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं। आइए उनसे जानते हैं ये किस तरह का कार्यक्रम है और आज यहाँ स्टूडेंट्स किस तरह की चीज़ों को पेश करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च की प्रोफेसर डॉक्टर दीपशिखा सक्सेना। मैम, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगी? ये किस तरह का प्रोग्राम है और ये कैसे अवेयरनेस को आगे बढ़ाता है? जैसे आप सबको पता है कि 2020 में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया गया है पूरे भारतवर्ष में। तो इसीलिए जो विश्वविद्यालय आयोग है उसने ये प्रोविज़न दिया था कि हर विश्वविद्यालय में कुछ स्टूडेंट एम्बेसडर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें NEP सारथी नाम दिया गया है। सारथी का अर्थ है स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे विश्वविद्यालय से 9 NEP सारथीज का चयन किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक माह में कुछ एक्टिविटीज़ शेड्यूल की गई हैं जिसमें जो NEP सारथीज हैं उनको वो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। बेसिकली उसका उद्देश्य नए विद्यार्थियों को NEP के प्रावधानों से अवगत कराना है, उसमें क्या क्या नई प्रोविजंस दिए गए हैं उनसे अवगत कराना है, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंसिटाइज हो सकें और नए परिवर्तनों को जान सकें। और दूसरा ये बात है कि इनसे वो अवगत होंगे तो वो ये भी जानेंगे कि हमें कौन से कोर्सेज पढ़ने चाहिए जो ज़्यादा हमें रोज़गार की संभावनाएं बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, टीचर्स भी इस चीज़ से अवेयर होंगे कि हमें पाठ्यक्रम में क्या संशोधन करने चाहिए जिससे कि हमारे छात्र जो हैं वो अपडेटेड रह सकें, बदलते परिदृश्य में एडजस्ट हो सकें। तो बेसिकली इसका जो मकसद है छात्रों को जागृत करना नए चेंजेस में जो एजुकेशनल सिस्टम में अब किए जा रहे हैं। मंगलायतन विश्वविद्यालय का एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट इस कार्यक्रम में कैसे सहयोग कर रहा है? छात्रों के साथ साथ इसमें जो है टीचर कोऑर्डिनेटर्स का भी चयन किया गया है और मंगलायतन विश्वविद्यालय से NEP सारथी कोऑर्डिनेटर का चयन जो है उसमें मुझे कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और मेरे साथ डॉक्टर स्वाति अग्रवाल जो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस में वो NEP सारथी को कोऑर्डिनेटर है। तो हम दोनों का विश्वविद्यालय की तरफ से ये ड्यूटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस कार्यक्रम में ट्रेन करें। और दूसरा ये भी है कि जो कैलेंडर UGC ने दिया है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से सही समय पर हो। बिल्कुल मैम, आइए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं वो कैसे अपने प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने दर्शाने जा रहे हैं। I am Yashi Vashni. I am from IR department. Currently, I am pursuing BLEd and I am serving as NEP सारथी from मंगलायतन यूनिवर्सिटी। जैसे NEP सारथी इसका काम होता है कि उनको NEP के बारे में लोगों को अवेयर करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों में बढ़ानी, तो इसीलिए मैंने अपना चार्ट बनाया। मेरा टॉपिक है कि NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 वो कैसे 21वीं सदी की जो स्किल्स हैं उनको कैसे प्रमोट कर रही है। तो उस कह सकते हैं कि वो जो कुछ ज़रूरी स्किल्स या एबिलिटीज़ जिससे हम सारी जो सक्सेस है उसको गेन कर सकते हैं। कुछ मैंने अपनी चार्ट पे मेंशन भी करी है, जैसे सिटीजनशिप, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड मैनी मोर। तो इससे आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? ये है कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि उनमें उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स को डेवलप करना चाहिए और NEP में बहुत सारे प्रोविजंस भी दिए हुए हैं कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस कर सकता है। जैसे कि साइंस की बुक में कॉर्नर दिया होता है पहेली बूझो करके, तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की रिडल्स पूछी जाती हैं कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, जिससे हमारी स्किल्स एनहांस होती है। सिविक साइंस के लिए भी हमारे लिए सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का ऐसे अलग अलग डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए जिससे बच्चे में सिविक साइंसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं जिसमें बच्चा एज अ लीडर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए बात है। उसके बाद क्रिएटिविटी, जैसा हम जानते हैं हर कोई बच्चा एक ही जैसा नहीं होता, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आते हैं।
तो वो अपने साथ कुछ नॉलेज भी लाते हैं। और हमारे एनईपी में हमको बताया गया है कि हमको उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको क्रिएटिवली अपनी उनकी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में यूज़ करना है। हमें उससे लेकर डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, इससे हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी एनहांस होगी। और जैसे कोलैबोरेशन, बच्चों से ऐसे एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे उनकी कोलैबोरेशन स्किल्स बढ़ें, जिससे उनमें आपस में पीयर इंटरेक्शन बढ़े। इससे आगे की सोसाइटी में भी आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लोगों को अवेयर करने के लिए और अपनी ढेर सारी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। थैंक्स सर। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ दीपशिका मौजूद हैं। दीपशिका, कुछ बताइए इस प्रेजेंटेशन के बारे में। Good morning ma'am, my name is Deepshika and I'm serving as NEP Sarthi as a brand ambassador of NEP 2020. So मेरा जो टॉपिक है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला है जिसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है तीनों टाइप्स को। तो सबसे पहले हम अगर 100% में से डिवीज़न करें तो 50% हमारा मदर टंग पे जाता है, जो कि मदर टंग 50% होता है और इसका मेन प्रभाव पड़ता है हमारा हिंदी लैंग्वेज पे। कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग कन्नड़ बोलते हैं। तो वो जो आप पैदा होने के बाद आप अपने घर से जिस एनवायरनमेंट से सीखते हैं तो वो 50% आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो जाता है। एंड देन सेकंड परसेंट जब आप बाहर निकलते हैं, आप एजुकेशन परसीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे परसीव करते हैं, जो कि 30% है। और फिर लास्ट में 20% होता है हमारा थर्ड लैंग्वेज, जो कि हमारी फॉरेन लैंग्वेज, जो हमारा मैम बाहर का कल्चर है, हम उस पर फोकस करते हैं, सीखते हैं। एग्जैक्टली मैम, जो हम सीखते हैं उस पर फोकस करते हैं। वो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी काम आता है। जैसे मैम आजकल के टाइम में MNC मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बहुत काम कर रही हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग फॉरेन कंपनीज़ में अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के जाते हैं। तो उसके लिए हेल्पफुल है थर्ड लैंग्वेज, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 लैंग्वेज। थैंक यू सो मच दीपशिका, आपने ढेर सारी बातें बताई मुझे। लैंग्वेजेस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आइए नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Bhumika Maheshwari and I am studying BA B.Ed from this university. I am serving here as NEP Sarthi. ओके, यहाँ पे आप क्या प्रेजेंट करने वाले? The topic for presentation is how NEP 2020 is promoting inclusive education. जैसे कि मैं NEP Sarthi हूँ तो मेरी एक ड्यूटी है कि आप सबको अवेयर करूँ कि NEP क्या है। NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये 21st सेंचुरी की सबसे पहली एक एजुकेशन पॉलिसी है। और इसके जो मेन पिलर्स हैं वो है इंक्लूसिविटी, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब है। और NEP 2020 आने से पहले भी इंडिया में 2 NEPs और आई थी, जिसमें सबसे पहले थी NEP 1968, जिसने बात करी थी सेग्रीगेशन की। मतलब कि हमारे पास जो भी बच्चे हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं या फिर डिसेबल्ड हैं, हम उनको एजुकेशन सेटअप में लाएंगे, बट उनके लिए हम लोग स्पेशल स्कूल्स बनवाएंगे। उसके बाद NEP 1968 आई थी, जिसने बात करी थी इंटीग्रेशन की, कि मतलब हम जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में तो लेकर आएंगे, बट हम उनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाएंगे उस पर्टिकुलर एजुकेशन सेटअप में। उसके बाद NEP 2020 आई, जो बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे या फिर उनको कोई डिसेबिलिटी है या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें भी हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ला सकें, उनको भी हम पढ़ा सकें जैसे कि हम नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे। और उसके बाद NEP जो आई थी वो मेनली इनेक्ट हुई थी जुलाई 29, 2020 से। और अब मेरा जो टॉपिक है मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ। टॉपिक है मेरा इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मेनली क्या होता है कि हमें जो भी बच्चा है वो किसी भी वर्ग का है, किसी भी कास्ट का है, वो एबल्ड है, डिसेबल्ड है, जैसा भी है, हमें उसको एजुकेशन सेटअप में लेकर आना है। जैसे बाकी सब बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही हमें उसको पढ़ाना है। NEP ये चीज़ इसलिए प्रमोट करती है क्योंकि जिससे कि इंडिया का जो GER है वो इंक्रीज़ हो जाए, हर एक बच्चा जिसके पास राइट टू एजुकेशन है उससे वो वंचित ना रहे। और इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला फीचर है कि इसने बोल रखा है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्रीज। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी पूरी पढ़ाई साथ में करनी है। अगर आप किसी कारणवश छुट्टी लेना चाहते हैं कुछ टाइम की, तो आप अपनी पढ़ाई को छोड़ो और यानी आप टुकड़ों में कर सकते हैं। हाँ, टुकड़ों में हम अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि हम जैसे माध्यम से चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। NEP के थ्रू बहुत सारे ऐसे पोर्टल आए हैं जो कि ऑनलाइन हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो पढ़ाई है घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं आ सकते या कॉलेज आके नहीं पढ़ सकते, तो घर में बैठ के वो पढ़ सकते हैं। ऐसे कई एक फीचर्स हैं जिससे NEP इंक्लूजन को प्रमोट करती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भूमिका। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हैं। क्या नाम है आप? Shalini Solanki. I am from MCA from Mangalayatan University and my topic is flexibility in NEP.
व्हाट इज़ एनईपी? एनईपी स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी थिंग है जिससे कि स्टूडेंट्स अपने करियर को और अपने कोर्सेज को, पाथवे को अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज़ कर सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपना किसी रीज़न से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाता, तो पहले हमारे पास ये होता था कि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की। बट अब अगर वो 1 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन लीव करता है किसी रीज़न से, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल के बाद लीव करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर 3 साल बाद करता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। नेक्स्ट होता है नो हार्ड सेपरेशन। इसमें होता है कि स्टूडेंट को अब अपने सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो माइनर सब्जेक्ट्स में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ बट मुझे आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो मैं अपना माइनर सब्जेक्ट में आर्ट को इंक्लूड कर सकती हूँ। इसमें कोई भी ये ज़रूरी नहीं कि हम जिस बैकग्राउंड से उसी सब्जेक्ट को आगे परस्यूइंग करें। नेक्स्ट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें हमारा जो क्रेडिट है वो एक ABCID में स्टोर्ड हो जाता है, जिससे कि हम बाद में लीव करने के बाद दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं और वहीं से अपनी ग्रेजुएशन को या किसी भी डिग्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ABCID ये एक डिजिटल सिस्टम है जहाँ पे हमारे क्रेडिट स्टोर रहते हैं और टाइम आने पर हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शालिनी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे साथ हैं सृष्टि शर्मा। मैं BCA 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। जो स्टूडेंट्स है ये ना हो कि मतलब वो एक ही स्ट्रीम में है, जैसे फिजिक्स है तो वो साइंस ही पढ़ेगा पूरा, नहीं, वो साइंस के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। पहला जो हाईलाइट आता है हमारा वो आता है फ्लेक्सिबल करिकुलम। स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग स्ट्रीम से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के साथ साथ वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है। इसका दूसरा है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शन। इसमें किसी भी डिग्री प्रोग्राम को डिफरेंट पढ़ सकता है। जैसे BCA कर रहा है कोई, तो BCA के साथ साथ वो LLB भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी डिग्री छोड़ भी सकता है, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। दूसरा होलिस्टिक एजुकेशन। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि एकेडमिक लर्निंग ही करनी है। इसका मेन मोटिव ये भी होता है कि बच्चे अलग अलग चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करें, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जो सॉफ्ट स्किल्स और एथिक्स, उनके मोरल्स बढ़े, इसमें आता है। ब्लरिंग ऑफ सब्जेक्ट बैरियर। इसमें होता है कि इसमें सेपरेट नहीं किया जाता एकेडमिक लर्निंग और करिकुलर एक्टिविटीज़ को। इसमें हम साथ साथ उन सबको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन हायर एजुकेशन करिकुलम। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हम पहले अपना रिपोर्ट कार्ड और मेरिट के बेस पर होता था, लेकिन अब ये है जो गवर्नमेंट है वो अब एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके द्वारा हम अलग अलग जगह अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल सब्जेक्ट हम ले सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट है रिसर्च एंड इनोवेशंस। मल्टीपल चीज़ें आती है इसमें, जैसे हम म्यूजिक भी ले रहे हैं उसके बारे में नॉलेज बढ़ा, कंप्यूटर ले रहे हैं तो उसके लिए नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ऐसे। थैंक यू सो मच सृष्टि, ढेर सारी जानकारी दी आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे साथ हैं श्रुति वशिष्ठ। BBA 4 सेम से हूँ और मेरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि कैसे NEP में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और उसके क्या क्या यूजेस, बेनिफिट्स और की फीचर्स हैं। ब्लेंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करता है NEP, डिजिटल कंटेंट डिलीवरी करता है, विजुअल लैब्स एंड विजुअली कंटेंट प्रोवाइड करता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग, पर्सनलाइज एंड अडॉप्ट लर्निंग, सपोर्ट टीचर डेवलपमेंट, इम्प्रूव एजुकेशनल प्लानिंग एंड गवर्नेंस। इसके बेनिफिट्स हैं इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट। जो उसमें आप अगर टेक्निकल फील्ड में हैं तो उसमें भी आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। यस मैम। थैंक यू सो मच श्रुति। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे साथ माय नेम इज़ विशाखा, परसुइंग MCA। ओके, तो एज अ NEP सारथी मेरा काम है NEP के विजन को स्टूडेंट तक पहुंचाना, विच इज़ नॉट जस्ट अर्निंग अ डिग्री बट बिकमिंग केपेबल ऑफ बिल्डिंग अ फ्यूचर। तो उसी रूम में मैंने अपना टॉपिक चूज़ करा ABCID। तो जब हम NEP की बात करते हैं तो अगर हम NEP को एक ऐसे बॉडी देखें तो ABCID इज़ लाइक अ सोल। एक डिजिटल लॉकर की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट होता है, हम वहाँ पे अपने कुछ पैसे स्टोर करते हैं, हम अपनी ज्वेलरी स्टोर करते हैं, ऐसे ही सेम ABCID इज़ लाइक अ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो वहाँ पर अपने क्रेडिट्स स्टोर कर सकते हैं। हमारी जो भी इंस्टीट्यूट से हमने जो भी कोर्सेज किए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स किए हैं, जो भी हमें ग्रेड मिले हैं, वो सब हमारा ABCID में स्टोर रहेगा। थैंक यू विशाखा, क्रेडिट के बारे में आपने बताया जो हमारे स्टोरेज में बहुत हेल्पफुल रहेगा और साथ ही वो ABCID से डिनोट किया जाता है। थैंक यू सो मच विशाखा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने।
थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें एनईपी सारथी से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी उस अवेयरनेस को आगे फॉरवर्ड करने में जो स्टूडेंट्स के लिए आगे बेनिफिशियल हो सकते हैं। और वाकई में आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर लेकर आएंगे आपके लिए मंगलवाणी के इस खास कार्यक्रम में नए मेहमानों को। तब तक के लिए नमस्कार।